सो हेलो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है। हमारा जो फर्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप था वो एकदम कंप्लीट फिल हो गया था, तो बच्चे की रिक्वेस्ट अभी भी आ रही थी, तो हमने सोचा हम क्यों ना सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। हमारे जो स्टूडेंट्स बार बार हमसे जुड़ते रहते हैं, अलग अलग स्टेट से जुड़ते हैं, तो हमारे जो डाउट सॉल्विंग अप्रोच है वो व्हाट्सएप से आप डायरेक्टली पर्सनल में कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है तो आप उस ग्रुप में डाल सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। हम वहां पर डायरेक्टली ऑनलाइन रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो कोई ना कोई आपका डाउट जरूर सॉल्व कर देगा। या स्टूडेंट्स भी रहते हैं, क्योंकि यूट्यूब में आप कमेंट करोगे तो आपको थोड़ा एक टाइम लैप्स जो है टाइम ब्रेक मिल जाता है, तो व्हाट्सएप से आप डायरेक्टली पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। तो अनाउंसमेंट थी, अब लेक्चर की तरफ देखते हैं। हेलो दोस्तों, सो आपने जब क्लिक कर दिया है वीडियो पे तो वीडियो आखिरी तक देखना, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप जानते हो या आप स्टेटमेंट रखते हो उसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि पूरा एक्चुअल में क्या बात थी जो आपको नहीं बताई गई, या क्या क्या चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम जो डेली लाइफ से रिलेट करके हम समझने वाले हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने लास्ट वीडियो में स्टेटमेंट पढ़ के छोड़ा था, लेकिन अब हम क्या समझने वाले हैं, आपको डेफिनेशन पता है, ये बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन कैसे या कैसे समझने वाले हैं। तो आप इस तरीके से समझो, स्टेटमेंट पहले पढ़ लो। स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है, वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करता है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करेगा या रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट नहीं करता। इतनी सिंपल बात थी इसकी डेफिनेशन की। अगर ये मार्कर मोशन में है तो मोशन में तब तक रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स मैं इसे रोकने के लिए ना लगाऊं या फिर कोई दूसरा फोर्स इस पे एक्ट करे, तब तक ये मोशन में रहने वाला है। ठीक, सारी बातें डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन का भी काम आने वाला है, बहुत सारी चीजें है इस लॉ ऑफ मोशन में। तो आप पहले इसको एकदम डेली लाइफ से समझो कि अगर आप सो रहे हो या डेली सुबह लेट उठते हो, क्योंकि टाइम ही ऐसा है, क्वारंटीन टाइम है, तो आप सुबह देर तक सो सकते हो, स्कूल का कोई झंझट नहीं है। सो आप सोते तब तक रहोगे जब तक कि कोई घर वाला या मम्मी आके हाथ में चप्पल लेके आपको नहीं दिखाए कि उठो अब टाइम हो गया है उठने का। तो मतलब जो आप ऑब्जेक्ट हो वो तब तक सोते रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो मम्मी की चप्पल है एक्ट नहीं करेगी उस पर्सन पे। तो बस यही बात थी आपके फोर्स की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, कि अगर ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा तब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, या मोशन में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो स्टेटमेंट आपको पता है। अब बहुत ही दो बेहतरीन जो एग्जांपल है जिनको हम अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं, मैंने यहाँ स्टार मार्क करके लिखे हुए हैं। ठीक, इनको जरूर नोट कर लेना, नोट्स एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। ठीक है, तो न्यूटन्स ने दिए थे, ये बात आपको पता है, 3 लॉ ऑफ मोशन है, स्टेटमेंट मैंने बता दी। अब इसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड। मतलब अगर कोई पर्सन बस में खड़ा है, ठीक है, लेट्स से ये एग्जांपल था, आपके पास बस है, अब वो पर्सन यहाँ खड़ा है बस के अंदर, ठीक है। When the bus started moving suddenly, वो पीछे फॉल करता है। पीछे फॉल मतलब कि अगर ये पर्सन ऐसा है तो अब ऐसा कुछ उसका शेप हो जाएगा। देखो ऐसे समझ लो कि अगर ये बस के अंदर था कुछ इस तरीके से, पहले ये सीधा खड़ा था इस तरीके से, और जैसी बस चलेगी तो ये जो है इस तरीके से आ जाएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। अब ऐसे समझ लो कि मैं अगर बस में इस तरीके से खड़ा हूँ, बस आगे मूव कर रही है तो मैं ऐसे पीछे गिर जाता हूँ, मतलब फॉल्स बैकवर्ड। वो पीछे क्यों गिरता है उसका रीजन आप समझो कि पहले बस किसमें थी, रेस्ट में थी। रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 है ना, मोशन में पड़ गया है, वी सिंबल वेलोसिटी का है, वेलोसिटी 0 है। रेस्ट में हमारा जो बस है और हम भी रेस्ट में है। अब एकदम से वो है स्टार्ट करती है, सडनली मूव करती है। तो अगर मैं ऐसे रेस्ट में हूं, मैं बस के अंदर हूं, अब बस जैसे स्टार्ट करती है तो मैं पीछे ऐसे मूव करता हूं। इसका मीन्स क्या है कि आप जो हमारे फुट है, फुट कांटेक्ट में है बस के, ठीक है। अब हम चाहते क्या है, हमारी बस रुकी हुई है, हम भी बस में खड़े हुए, स्टैंड करे हुए खड़े हैं, ठीक। तो हम क्या चाहते हैं, हम रेस्ट में, हम ऑब्जेक्ट रेस्ट में, बस में रेस्ट में, तो हम रेस्ट में आना चाहते हैं, ठीक। तो हमारे जो फुट है वो कांटेक्ट में है। अब जैसी बस ने मूवमेंट स्टार्ट करा, बस चलना स्टार्ट हुई, तो हमारे फुट तो कांटेक्ट में है बस के, तो वो तुरंत चलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी अपर पार्ट है बॉडी का, जो हमारा अपर पार्ट है इस बॉडी का, देखो ये फुट तो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट विद बस फ्लोर कह सकते हो, है ना, बस के फ्लोर से, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो कांटेक्ट में नहीं होगा। अब
अब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों चाहता है कि वो रेस्ट में रहे, क्योंकि हम पहले इस रेस्ट में खड़े थे। अब एकदम से बस चलना स्टार्ट हुई तो भाई फुट तो कांटेक्ट में थे तो वो चल पाए, लेकिन हमारा जो ऊपर वाला पार्ट था वो इतनी जल्दी मूवमेंट या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। एक तरह से ऊपर वाला पार्ट अलग सा मान लेते हो आप, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब वो नहीं चाहेगा कि मूवमेंट करे तो ये एकदम से बैकवर्ड फॉल करेगा, तो कुछ इस तरीके से बॉडी आपकी टिल्ट हो जाएगी जैसे आप स्टार्ट करोगे। तो इसका रीजन क्या था कि जो फुट होते हैं वो हमारे कांटेक्ट में रहते हैं बस के, तो वो तुरंत रिएक्शन दिखा देते हैं और मूवमेंट में रहते हैं, साथ के साथ चलते हैं। लेकिन अपर बॉडी का जो पार्ट है वो रिएक्शन नहीं दिखा पाता और वो चाहता है मैं रेस्ट में रहूं, तो इसीलिए वो फॉल्स बैकवर्ड करता है कि मैं रेस्ट में ही रहूंगा, लेकिन फिर धीरे वो मूवमेंट स्टार्ट करता है। अब सेम इसका अपोजिट केस कब होता है कि अब बस जो है मूवमेंट कर रही है, अब आप स्टैंड कर रहे हो, बस मूवमेंट कर रही है, तो आपके फुट जो है आप देखो, अब ऐसे समझ लो कि अब आप बस, अब जब सीधे तो खड़े नहीं रहोगे हमेशा, आपको झटका लगा आप सीधे खड़े हो जाओगे इस तरीके से, ठीक है। अब खड़े हो गए, अब जब बस है वो मूवमेंट कर रही है, अब रेस्ट में नहीं थी, मूवमेंट चल रहा है। अब एकदम से जब ब्रेक अप्लाइड होंगे तो जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा और बस रुकेगी, या एकदम से मान लो रेड लाइट आ गई या कोई एक्सीडेंट होने से बचा, तो एकदम से ब्रेक्स अप्लाइड होते हैं, ठीक। तो जैसे ही ब्रेक्स अप्लाइड हुए, अब हमारा जो फुट था वो तो मोशन में था, एकदम बढ़िया तरीके से मोशन में है, और हमारा अपर पार्ट भी मोशन में है ना, ये अपर पार्ट भी इस तरीके से मोशन कर रहा है। अब फुट तो कांटेक्ट में थे, फुट कांटेक्ट में थे तो ये आसानी से रुक जाएंगे, लेकिन जो अपर पार्ट है वो दोबारा से लेट रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, जैसे लेट लतीफा है, लेट ही होता है इसका रिस्पॉन्स। जो ऊपर वाला पार्ट है क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है बस के, सो वो लेट रिस्पॉन्ड करेगा। लेट रिस्पॉन्ड करेगा तो भाई ये जो अपर वाला पार्ट है ये आगे मूव कर रहा था, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। मतलब अगर आप ऐसे खड़े थे, बस मूव करी थी, एकदम से ब्रेक लगे तो आप आगे इस तरीके से झुक जाओगे। तो फॉल्स फॉरवर्ड का मतलब समझ गए कि अगर बस मूवमेंट में थी तो हमारी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड गिरेगी जब एकदम से ब्रेक अप्लाइड होंगे, क्योंकि फुट तो कांटेक्ट में थे लेकिन हमारी अपर बॉडी रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगा क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था। तो आप रीजन समझ लो कि अगर आपने मेट्रोज में ट्रैवल करा है या किसी बस में ट्रैवल करा है, तो जो हैंडल होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आपका जो अपर पार्ट है बॉडी का, आप उसको किसी हैंडल से पकड़ लो ताकि अपर पार्ट भी बस से या जो भी व्हीकल है उससे जुड़ा रहे। तो आप आगे जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो पैर तो टच में है लेकिन अपर बॉडी टच में नहीं है। तो अगर आप हैंडल ऐसे पकड़ लोगे तो आपकी बॉडी भी अब बस के टच में है, ठीक। तो वो जो आपका कांटेक्ट आएगा, जैसे फुट रुकेंगे वैसे ही हैंड भी क्या करेगा, आपकी बॉडी को रोक देगा। इतना कंसेप्ट था आपके जो भी हैंडल्स थे, ठीक। तो दो बेहतरीन एग्जांपल्स थे, इनको नोट कर लेना, है ना। नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाना। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इतनी बात ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। अब एक और जो हमारे पास कंसेप्ट होता था कि गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया था, उसको हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी कहते थे, ठीक है। तो जो ये इनर्शिया है ये एक्चुअली गैलीलियोस ने दिया था, उनके ही कुछ लॉस है जिनको न्यूटन से एक तरह से मॉडिफाइड करा था। तो अब हम इनर्शिया का कंसेप्ट समझते हैं और इसमें क्या क्या बातें थी जानते हैं और किस तरीके से हम रिलेट करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो देखो, सो अब हम बात करते हैं इनर्शिया की। तो देखो अभी मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया, सो जो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया था आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ लो। इसकी स्टेटमेंट भी काफी हद तक सेम है, जो कि ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेट में है तो स्टेट में रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर ऑब्जेक्ट की स्टेट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। और यहीं पर गैलीलियो ने स्टेटमेंट ये दी थी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अनविलिंगनेस है, मतलब नहीं चाहता या उसकी इनएबिलिटी कि वो मूव करे, कि अगर वो स्टेट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहे, है ना, और अगर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसी में रहना चाहता है। ये थी हमारे पास इनर्शिया की क्या उसके अंदर क्वालिटी है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी। अब आप समझोगे कि इनहेरेंट एक वर्ड आ गया, है ना। इनहेरेंट का मतलब होता है जो एक ऑब्जेक्ट की, ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम, कि एक ऑब्जेक्ट की जो खुद के अंदर की प्रॉपर्टी होगी, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए इनर्शिया अलग होगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, लेट्स से वुडन ब्लॉक ले लिया, तो उसका इनर्शिया अलग होगा। आपने अगर कोई मार्कर ले लिया तो उसका इनर्शिया अलग होगा, या टूथ ब्रश से जितने भी ऑब्जेक्ट अपने डेली लाइफ में देखते हो सबका इनर्शिया अलग अलग होगा। ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, तो खास किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। जैसे किसी भी पर्सन में खुद के खास क्वालिटीज होती हैं, वैसे ही यहाँ पर इनर्शिया जो है हर ऑब्जेक्ट का अलग होता है।
और जो थर्ड बात हमें करनी है कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास आपके लिए 9th क्लास में हो तो थोड़ी बात समझने के लिए मुश्किल होगी। बस आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं इनर्शिया बढ़ाना चाहता हूँ, इनर्शिया बढ़ाना चाहता हूँ, तो अगर मेरा मास ज्यादा होगा, ठीक है, ये क्या इंक्रीज के लिए बता रहा हूं मैं, अगर मास इंक्रीज होगा तो इनर्शिया भी इंक्रीज करेगा, है ना, इस स्टेटमेंट को समझ सकते हो आप। और अगर मास डिक्रीज करेगा, मास डिक्रीज करेगा तो इनर्शिया भी आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया है और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो अभी डिस्कस करा, उन दोनों की स्टेटमेंट काफी हद तक सेम होती है, इसीलिए हम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया जो था वो गैलीलियो ने पहले दिया था और उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आया था, तो दोनों की स्टेटमेंट काफी हद तक सेम थी। सो इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। इतनी बात थी आपकी इनर्शिया में। अब हम क्या समझने वाले हैं कि इनर्शिया आपने समझ लिया, अब इनर्शिया में टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ठीक। तो वही आपको समझना है क्योंकि जो भी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे वो हमारे पास होगा टाइप्स। तो जो पहला पॉइंट है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो देखो अभी हमने दो बातें डिस्कस कर ली कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा या उसे अपोज करेगा कि जो चेंज आएगा, वो नहीं चाहता कि मेरे। सो हम बात कर रहे थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, मींस अगर जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपोज करेगा कोई भी चेंज आए, मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज द फोर्स जो कि रेस्ट से उसे हटा रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में रहना पसंद करेगा। अब इसके आप एग्जांपल कैसे समझोगे? एग्जांपल अभी हमने बस का डिस्कस करा, तो आप समझो, देखो कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन बस falls forward when backward गिरेगा ना, तो ये मैंने समझा था अगर रेस्ट में है when bus starts moving suddenly। ये साथ साथ स्टेटमेंट लिखते रहो क्योंकि यही एग्जांपल आपसे एक्सप्लेन करने का पूछा होता है कि रीजन बताओ। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि वो रेस्ट में ही रहे, कि उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक। क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी आपने समझ लिया कि इनएबिलिटी है, अनविलिंगनेस है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझना बहुत आसान है कि जो दो पार्ट हमने अभी डिस्कस करे, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो हम सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट की बात कर लिए तो इसलिए हमने इसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल दिया। इसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन भी डिस्कस करेंगे। तो ये पहला एग्जांपल हो गया कि अगर कोई पर्सन बस में स्टैंड करता है और एकदम से बस स्टार्ट करती है मूविंग सडनली, तो वो बैकवर्ड फॉल करता है, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। क्योंकि जो हमारा पर्सन है वो एक ऑब्जेक्ट है और वो नहीं चाहता कि वो आगे मूव करे या उसकी अनविलिंगनेस है, तो इसलिए वो पीछे करता है कि पहले पीछे तो रहने दो मेरे को, समझ गए बात। ऐसी सेकंड पॉइंट क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स, सांसा लिखते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ ए कारपेट व्हेन बीटन विद अ स्टिक। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई कारपेट था, लेट्स से ये था कारपेट। अब कारपेट क्या होता है, जो भी हमारे पास फ्लोर में हम रखते हैं उसमें क्या है, गंदगी जो हमारे पैरों की होती है उसमें हम साफ करते हैं, ठीक। तो इसमें डस्ट पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। अब उसे हम क्लीन कैसे करते हैं? या तो हम उसको किसी दीवार से हिट करें बाहर ले जाके, या फिर किसी स्टिक से हिट करें। तो जब हम स्टिक से हिट करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें से धूल निकलेगी। अब हमने क्या बोला कि डस्ट पार्टिकल्स जब हम उन्हें हिट करेंगे तो पहले आप पहले पोजीशन समझो कि मान लो कारपेट था, इसमें डस्ट पार्टिकल्स एम्बिटेड है, मतलब एब्जॉर्ब हो रखे हैं इसके ऊपर। अब जब उसे हिट करेंगे किसी भी स्टिक से, सो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल रेस्ट में है कारपेट के अंदर। जब हमने हिट करा तो वो क्या चाहते हैं कि वो रेस्ट में रहे, तो वो उनकी अनविलिंगनेस है, इनएबिलिटी है कि वो ना निकले उससे बाहर। जो भी कारपेट हमारे पास है तो उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन अब उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि आपने जब हिट करा तो जैसे फॉल बैकवर्ड करा था वैसे ही इन्हें बाहर निकल के आएंगे ये लोग, क्योंकि ये रेस्ट में रहना चाहते थे। अब जब हिट करा गया तो इनकी पोजीशन जो अपोज है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक। ऐसे ही हमारे पास थर्ड पॉइंट था कि when a tree is vigorously shaken, leaves fall।
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी ट्री को या कोई भी प्लांट है उसको विग्रेसली मूव कराओ, उसको हिलाओ एक तरीके से, तो उसमें जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी जो लीव्स थी स्टार्टिंग में रेस्ट में थी और वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। मींस अगर आप इस तरीके से मूवमेंट करना चाहोगे तो वो अपोज करेंगी इस डायरेक्शन में, तो इसी की वजह से वो फॉल बैक करती हैं, इसी की वजह से डस्ट पार्टिकल्स आते हैं और इसी की वजह से हम बैकवर्ड फॉल करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इन सब तीनों जो फेनोमेनन हो रहे हैं इनको एक्सप्लेन करता है। अब ऐसे ही आप सेकंड पॉइंट डालो, इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी एबिलिटी ये है कि भाई मेरा मोशन हो रहा है, तो अगर कोई मोशन में चेंज करेगा तो मैं नहीं चाहता कि मोशन में चेंज आए, इनर्शिया ऑफ मोशन, कि मैं मोशन में ही रहूं। ठीक, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज इन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे या उसको अपोज करूं मैं अगर कोई अप्लाई नहीं करता है। तो इसका एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो? इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो कि अगर बस जो थी, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली टू अ बस या इन अ बस, ठीक, द पर्सन स्टैंडिंग इन बस फॉल्स फॉरवर्ड, है ना। अभी ये 2 मिनट पहले हमने सुना था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि जब ब्रेक्स एकदम से अचानक से ब्रेक्स अप्लाइड होंगे तो जो मोशन है बॉडी वो तो मोशन में होगी। सो जब मोशन में होगी तो इस तरीके से होगी। अब जब ब्रेक्स अप्लाइड हुए तो वो कहेगा भाई रुक जाओ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा, तो भाई ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो मोशन में रहना चाहेगा, तो इसीलिए इस तरीके से उसकी बॉडी टिल्ट हो जाती है या फॉरवर्ड फॉल कर जाती है, आगे की तरफ गिर जाता है। ठीक, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड आप समझ सकते हो कि अगर हम मोशन हो रहा है और उसमें हम चेंज करें, सो आप इसको ऐसे समझो कि, तो आप इसे ऐसे समझो कि एक हमारे पास पॉइंट होता है कि द पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड while getting down from a moving ट्रेन, बस और कार। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम ही है कि अगर ब्रेक्स अप्लाइड होंगे सडनली या फिर वो रुकना चाहता है। लेट्स से कि अगर मैं भी मोशन में हूं तो आपने ऑब्जर्व करा होगा, अगर आप कभी स्टेशन विजिट करते हो तो कुछ लोग ट्रेन स्टेशन पर रुकने से पहले ही पहुंच जाते हैं या बस स्टैंड पे आने से पहले ही बस से उतर जाते हैं। और आपने क्या ऑब्जर्व करा होगा कि अगर आपने कभी कोशिश की है, आपके कभी दोस्त ने, और अगर उसने उतरते के साथ ही अपने पैर इस तरीके से रेस्ट में आ गए तो एक्चुअल में होता क्या है, बिल्कुल साइंस है, सिंपल साइंस है, समझते रहना ध्यान से। अभी आप यहाँ पे थे और मैं उतरने की टेक्निक बता रहा हूँ, वैसे उतरना मत, फालतू में एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारा। लेकिन अगर हम साइंस समझे कि कुछ लोग क्यों आसानी से उतर जाते हैं तो वो समझ लो आप कि अगर आप ट्रेन में हो, स्टेशन विजिट कराओगे तो जरूर देखोगे आप। ठीक है, तो दो तरह के लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, जो डेली ट्रैवल करते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, जो जाते रहते हैं जॉब करने कंपनियों में, और दूसरे तरीके होते हैं जो लड़के नए सीखने आते हैं या उतरने की कोशिश करते हैं तो उनका मुंह फूट जाता है। तो वही इसमें साइंस क्या लगेगी, देखो अभी यहाँ पे हम ट्रेन के अंदर थे, लेट्स से ये पर्सन ट्रेन के अंदर था और मूवमेंट कर रहा था, ठीक है, अभी मोशन में था, और अब वो चाहता है कि मैं उतरूं। ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे नीचे वाला प्लेटफॉर्म है। अब वो जब उतरना चाहता है, अब वो जैसे ही उतरा यहाँ पे, अब आपने क्या समझा है कि भाई मोशन में था तो इसके जो पैर है अभी वो मोशन में थे, और अगर ये उतरने के साथ ही यहाँ पे मान लो पैर रेस्ट में आ गए, और अगर पैर रेस्ट में आ गए तो जो ऊपर वाली बॉडी थी आपको पता है फॉरवर्ड गिरती है, और बस में सो अभी आपने क्या समझा कि अगर ये इनएक्सपीरियंस था, ठीक है, इनएक्सपीरियंस पर्सन है जो पहली बार करने की कोशिश कर रहा है, मैंने एक बार करी थी और मैं मतलब गिरने से बचा था, बिल्कुल एक तरह से झुक गया था, सो शायद मुंह फूट सकता था पर नहीं फूटा, किस तरीके से लग था मेरा। तो आप बस समझ लो इस तरीके से कि अगर यहाँ पे पैर रेस्ट में आ गए आपके, अगर रेस्ट में पैर आ गए तो आपको पता है कि जब मैं यहाँ मोशन में था तो मेरे पैर एकदम मस्त मोशन में है और हमारी बॉडी भी मोशन में है। तो जैसे हमने स्टेशन पे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, आप प्लेटफॉर्म पे है, ये ट्रेन है, अब जैसे आपने पैर रखा है रेस्ट में आ गए, अब जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो मोशन में रहेगा, तो मोशन में रहने की वजह से अब स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा उस पर्सन का,
और थोड़ा सा मुंह फूटने की वजह से खून आपको नजर आने लगेगा। ठीक है, तो ये कोई इनएक्सपीरियंस या नया बंदा उतर रहा होगा तो उसका ख्याल होगा जल्दबाजी में ये होगा कि अगर उन्होंने पैर तुरंत वहीं पे जमा दिए, रेस्ट पे ला दिए, तो गिरने के पूरे चांसेस है। मैंने कई बार एक्सपीरियंस करा है ट्रैवलिंग के टाइम, बस में भी कई लोगों को देखा है अगर उनको जल्दी होती है तो वो बस स्टैंड से पहले उतरते हैं और ये हाल हो जाता है। ठीक है, तो अगर वो थोड़ी साइंस लगाते या पढ़ लेते, अब तुम पढ़ ले हो तो ट्राई मत करना बस मैं कहूंगा, लेकिन आप समझ रहे हो तो इसका कंसेप्ट देखना और ऑब्जर्व करना। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हम इस तरीके से समझे कि अब जब ट्रेन में मूवमेंट हो रही है ना, ये पर्सन मूव कर रहा है, अब जो ये एक्सपीरियंस पर्सन है जो रोज उतरता है उसको आदत है ना, और वो रोज जानता है कैसे उतरना है, एक्सपीरियंस है। ठीक, अब ये क्या करेगा, जैसे ये प्लेटफॉर्म पे उतरेगा तो जो पैर है ये इसके रेस्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, रेस्ट में नहीं है, ये मूवमेंट में रहेंगे, मतलब जैसे ही उतरा तो वो चलता रहेगा। ठीक है, जितनी स्पीड हमारी ट्रेन की थी उस स्पीड से ही पैर चलते रहने चाहिए। अब ये नहीं कि नापने लगो कि 2 किलोमीटर पर आवर से तो हम उस तेज चलेंगे, है ना, ऐसा कोई रीजन नहीं है, लेकिन पैर मूवमेंट में रहने चाहिए क्योंकि आपकी भी पूरी बॉडी मोशन में है। और अगर पैर मूवमेंट में रहेंगे तो हमारे ये बॉडी मूवमेंट में होगी, तो आप बैलेंस करना आपके लिए आसान होगा क्योंकि पैर मूवमेंट में और आपकी बॉडी मूवमेंट है तो आप बैलेंस कर सकते हो। लेकिन अगर आप बॉडी को पीछे करके आगे मूव करो, जो एक डांस स्टेप होता है, आप ऐसे जानते हो ऐसा डांस स्टेप है, तो इस तरीके से मूवमेंट करोगे तो आपको पता है गिरने के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, तो बस एक्सपीरियंस पर्सन क्या करता है, वो अपने पैर लगातार मूवमेंट पे रखता है, मूवमेंट कर रहे हैं, मोशन में रहेंगे और मूवमेंट में रहेंगे तो ये गिरने का खतरा खत्म हो जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस करोगे तो ऑब्जर्व करना बड़े ध्यान से नेक्स्ट टाइम जब स्टेशन विजिट करो, शाम के टाइम में जब लोग अपनी नौकरी से वापस लौटते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, वैसे इतना काम का था, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। ठीक है, चलिए अब एक और बात होती है, एक और पॉइंट इसके अंदर ये भी होता है कि थर्ड पॉइंट ना डाल के लिख लेना, लगेज, जो लगेज होते हैं सामान में, लगेज आर टाइड विद रोप ऑन रूफ ऑफ कार और बस। ठीक है, एक और ये चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, जो हमारे लगेज या सामान होते हैं वो बस या ट्रेन, या अगर ट्रेन में तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन बस और कार में ऊपर जो है टाइड होते हैं, मतलब उसे हम बांध देते हैं रस्सियों से। अब पहली बात कि आप कहोगे कि जैसे मतलब अगर ऐसी रोड आ गई तो सीधी सी बात है जब कार इस पे जाएगी तो हिलेगा, मूवमेंट करेगा, और अगर हम उसे बांध के रखेंगे तो गिर जाएगा। मैंने आपकी बात क्लियरली समझ ली, लेकिन मैं आपसे कहता हूं स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है कार। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और अब ऑब्जेक्ट है, तो आप कहोगे अब नहीं गिरेगा, तो मैं कहूंगा ये अभी भी गिर सकता है क्योंकि अभी आपकी कार मोशन में थी। लेट्स से यहां पर रोड पे आगे, अब आगे रेड लाइट। ठीक है, ये है रेड लाइट। अब ये जो कार वाला पर्सन है मूवमेंट कर रहा है, अभी जो लगेज है वो टाइट नहीं है। ठीक है, आपने समझा कि भाई अगर अनइवन रोड है, ऊपर नीचे रोड है, तो वो गिर जाएगा, सीधी सी बात है, गिरना उसका बनता है क्योंकि बैलेंस खराब हो जाएगा तो वो गिर जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं अगर स्ट्रेट रोड है तो वहां पर भी गिरने के चांसेस कैसे होंगे। अब जब कार मूवमेंट में थी तो ये लगेज भी मूवमेंट में था, अब जैसे ही इसने ब्रेक अप्लाइड करे तो भाई कार तो रुक गई, कार का मोशन खत्म, लेकिन लगेज अभी भी मोशन में रहेगा। तो जैसे ही वो ब्रेक अप्लाइड होंगे तो ये जो लगेज है वो आगे आके गिर जाएगा रेड लाइट पे, या कहीं पर भी अगर कोई मान लो स्ट्रे एनिमल्स भी आ गया तो ये लगेज आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यही का इनर्शिया ऑफ मोशन है इसके अंदर, है ना, क्योंकि अभी ये मूवमेंट में था, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ रहे हो तो इसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन है, क्योंकि मूवमेंट में है तो भाई मुझे मूवमेंट में रखो। लेकिन आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो कार तो रुक गई, लेकिन अब ये टाइट नहीं था, बांधा हुआ नहीं था, तो ये अपने आप आगे आके गिर जाएगा। तो आपने कई मूवी सीन्स में भी देखा होगा जिसमें अगर कोई विलेन है या हीरो कार के ऊपर है तो वो ब्रेक अप्लाई करता है तो वो आगे की तरफ गिर जाएगा। सारी चीजें जो है इंटर रिलेटेड है, क्योंकि ये एक्शन मूवीज में बहुत यूज होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अभी समझेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक, तो ये आपने बात समझी कि लगेज को इसलिए टाइट करते हैं क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में आना चाहेगा। अब कार अगर रेस्ट में आ गई तो ये आगे की तरफ फॉल कर जाएगा। इसी तरीके से अगर एकदम से स्टार्ट होगी कार, तो ये रेस्ट में था, अब रेस्ट में रहना चाहेगा, अपोज करेगा तो अब ये पीछे की तरफ करेगा जब कार
जस्ट स्टार्ट हो रही होगी। तो ये पॉइंट समझने वाले थे, बस आपको इतनी बात, ये पॉइंट था, लेकिन समझाने के लिए आप डायग्राम में इमेजिन करना सिचुएशन कैसी होगी, ठीक है, सिचुएशन कैसी होगी उससे समझना, अपने आप आंसर आएगा। थर्ड पॉइंट डालो, थर्ड पॉइंट बोलता हूं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा, अब रेस्ट में आपने समझा कि रेस्ट में रहना चाहता है ऑब्जेक्ट, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में लाएगा तो उसको फोर्स को वो एक तरह से अपोज करेगा कि रेस्ट में रहना चाहेगा। और मोशन में क्या कि यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। अगर कोई उसे अपोज करेगा तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेगा, ठीक। तो थर्ड पॉइंट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या था कि इसके स्टेटमेंट लिख लो, जैसे वो थी द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आएगा तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है कि उसको अपोज करेगा, है ना। और जब भी हमारे पास कोई कार है अगर वो ऐसे टर्न लेती है, तो अगर आपने ऑब्जर्व करा हो इस तरीके से टर्न लेती है, तो जो हमारे पर्सन उसके अंदर है, कुछ भी लगेज है, तो वो उसकी अपोजिट साइड में क्या है, फॉल बैक करते हैं या एक तरह से मुड़ जाते हैं, टेढ़े घूम जाते हैं। जैसे आपने झूलों में ऑब्जर्व करा होगा, अगर कोई इस तरीके से झूला होता है, अब झूले में क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग में झूला कुछ इस तरीके से था, जो एक मेरे को नाम एक्चुअल में याद नहीं आ रहा, शैंडलर कुछ कहते हैं इसको, तो इस तरीके से होता है, ठीक है, सर्कल सा होता है। अब जैसे वो झूले वाला स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि जैसे वो स्टार्ट करेगा इसको रोटेट करना, तो ये जो है हमें पता है कि थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, है ना। आपने ऑब्जर्व करा होगा स्टार्टिंग में पास पास होते हैं, लेकिन जैसे वो स्टार्ट करेगा तो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे और एक दूसरे का सब पीछा कर रहे होंगे। तो एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बच्चे बैठे होते हैं, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन या उनका जो फेस होता है थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये एग्जांपल था डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करने का। एक और बेहतरीन एग्जांपल, अगर कभी आपने ग्राइंडिंग देखी है तो ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है, इसमें ब्लेड्स होता है और यहाँ पे कुछ उसका मैकेनिज्म है, ठीक। अब ब्लेड्स क्या होगा, आप मान लो एक रॉड को काटना चाहते हो आप रॉड को, अब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी, ठीक है, इस तरीके से मान लो वो उसको कट कर रहा है, ये ब्लेड है, और आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहां पर जो है स्पार्कल्स आ रही होंगी, स्पार्कलिंग्स आ रही होगी, है ना, जो चिंगारी हम कहते हैं, तो स्पार्कलिंग्स इस डायरेक्शन में आ रही है। मींस अब डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, इस पॉइंट पे आके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज होना पड़ा। डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज क्यों होना पड़ा, क्योंकि जब हम इसे कट कर रहे हैं यहाँ पर कांटेक्ट आ रहा है, यहाँ तक तो ब्लेड एकदम मस्त घूम रहा है, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होनी चाहिए। अब आप करोगे एक्सपीरियंस की स्पार्कलिंग्स इसी डायरेक्शन में आती है, ज्यादातर स्पार्कलिंग्स 99% यहीं पर ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इनर्शिया, उसे क्या कर रहा है, सेम रखना चाह रहा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। तो ये कुछ बातें थी डायरेक्शन ऑफ मोशन की कि स्पार्कलिंग्स में आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जो तीनों पॉइंट थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीनों की जो स्टेटमेंट है और जो एग्जांपल्स दिए, क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के वही आएंगे, रीजन आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये तीनों नाम और तीनों की डेफिनेशन अच्छे समझ लेना, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो यही पॉइंट देखेगा, आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिखा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लिखा है या इनर्शिया ऑफ मोशन लिखा है, क्योंकि हर बार एग्जाम्पल में उसके अकॉर्डिंग कि अगर ऑब्जेक्ट पहले मोशन में था तो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, अगर पहले से रेस्ट में तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होगा, और डायरेक्शन की बात आ गई तो डायरेक्शन के लिए 2-3 एग्जांपल होते हैं। इतनी बात थी आपकी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया की। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मोमेंटम। सो अब अगर हम मोशन की मोमेंटम की हम बात करते हैं तो हम मोशन से कैसे रिलेट करेंगे कि आपने अभी तक समझा कि जो भी हमारे पास बॉडी है, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, लेकिन मोशन में है तो वो कितने मोशन में है, जो क्वांटिटी है उस मोशन की, वो जो चीज बताती है या वो बताएगा हमारा मोमेंटम, ठीक। तो मोमेंटम बताता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से बताते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी जो आएगा, प्रोडक्ट निकल के आएगा, वो हमारा मोमेंटम होता है। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। मास हो गया ये M से मास और V से वेलोसिटी,
है ना। और क्या हम चीजें जानते हैं कि मास को हमें पता है किलोग्राम में मेजर करते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। तो इसकी जो एसआई यूनिट है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हम बोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि किलोग्राम में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है तो हम मीटर पर सेकंड यूनिट ले रहे हैं, ये ध्यान में रखना। किलोमीटर पर आवर या कोई भी दूसरी यूनिट आए तो उसमें मत ले लेना, या सेंटीमीटर पर सेकंड, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मीटर पर सेकंड होगा। और ये हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है, मोमेंटम का सिंबल P होता है। ठीक, इतनी सी बात थी इसमें जानने के लिए। आप एक क्वेश्चन कर लो, बहुत ही आसान सा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने ट्रिक या चस्का डाला है वेलोसिटी का। वेलोसिटी आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है तो ये हमने बहुत मोशन में बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि जो भी हमारे पास स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर है, इसकी मल्टीप्लाई 5/18 से करते हैं। अब इससे ही करते हैं तो आपको मोशन पूरा एक बार समझना पड़ेगा, जो हमने कन्वर्जन फैक्टर समझा था। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज आई। अब हम इसको लिख सकते हैं 72 इंटू, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, 18 से 4 टाइम्स आएगा तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, है ना। अब एक और बार कन्वर्जन फैक्टर समझ लो कैसे आता था मीटर पर सेकंड। तो देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स और इसमें 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाली टर्म सेकंड में आ गई और ये मीटर में आ गया, तो 1 0 से 1 0 हो गया, इस वाले 0 से ये वाला 0 चला गया। अब ऊपर क्या बचा 10, अब 2 3 जा 6, सॉरी 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो 5/6 3 जा 18। तो जो ये फैक्टर निकल के आया कि अब अगर कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, और मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास ऑलरेडी केजी में गिवन है तो आपको कोई यूनिट नहीं चेंज करनी, और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, तो मोमेंटम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको वेलोसिटी में थोड़ा ट्रिक दे सकता है, या मास कभी ग्राम में दे दिया हो तो आप केजी में कन्वर्ट कर लेना। ये चीज ध्यान रखना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। तो ये सारी बातें थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डायरेक्शन और मोशन। ठीक, तो ये तीनों चीजें जो है इनर्शिया वाली, इनके ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, आपको एक्सप्लेन करना होता है, कुछ सिचुएशन या ऑब्जर्वेशन दी होती है कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप कारपेट को बीट करोगे स्टिक से तो क्यों डस्ट पार्टिकल्स बाहर आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस। और मोमेंटम से हमारे यही न्यूमेरिकल्स आते हैं। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। और एक और बात इंपॉर्टेंट कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। तो ये सारी बात थी इस लेक्चर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।